हेलो। हाँ, आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये ऐसे तो जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और कॉमन मैन के लिए भी ये जाना जा सकता है। बहुत ईजी वे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फ्रॉम एंशियंट मौर्याज टू इस्लामिक इन्वेजन, देन ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, और उसके बाद प्लानिंग कमीशन, और कैसे कैसे हमने इकोनॉमिकली किस तरह से प्रोग्रेस किया या कैसे हमारी इकॉनमी में उतार चढ़ाव आया, वो सारा एक क्रोनोलॉजिकल ढंग से हम देखेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की जहाँ भी बात होगी, खासकर भारत में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब भी इकॉनमी की बात होगी तो हम कौटिल्य का तो चर्चा होगा ही वहाँ पे। तो कौटिल्य का चर्चा या चाणक्य का चर्चा इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने डायरेक्टली अर्थशास्त्र जैसा कुछ, मतलब वेल्थ से रिलेटेड कोई उन्होंने डायरेक्टली कोई डॉक्ट्रिन नहीं दिया है कौटिल्य ने, लेकिन इन्होंने बाकी सारा स्टेट को डिज़ाइन करने के लिए, स्टेट को इन्होंने जो क्राफ्ट किया उसके लिए जो इन्होंने सिद्धांत दिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसा है कि अगर जो इन्होंने कई तरह के सिद्धांत दिए, उनमें से जैसे एक कहा जाता है सप्तांग, स्टेट्स के लिए सप्तांग सिद्धांत। तो स्टेट फॉर्मेशन में जो इनका योगदान है वो इस तरह का है कि वो, मतलब उससे वेल्थ क्रिएशन एक बाई प्रोडक्ट है, वो होगा। तो इसलिए जब भी अर्थशास्त्र या इकॉनमी की बात होती है तो कौटिल्य का, चाणक्य का नाम आता है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जैसे नाम से लग रहा होगा कि इट इज़ अ बुक अबाउट इकॉनमी, लेकिन ये जो है इकॉनमी की बुक नहीं है। ये अक्सर पूछता है, कई बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि अर्थशास्त्र इज़ अबाउट इकॉनमी दे देगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे देगा, और दो तीन चीज़ें दे देंगी, स्क्रिप्चर, रिलीजियस समथिंग। तो ये जो है, जो बुक है अर्थशास्त्र इन्होंने जो चाणक्य ने लिखी, इट इज़ अबाउट स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को कैसे एडमिनिस्टर करना है, प्रशासन कैसे हो राज्य का, ये पूरी बुक उस बारे में है, अर्थशास्त्र। लेकिन नाम उसका अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का मतलब अगर लिटरल सेंस में देखा जाए तो ये होता है द साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग। जैसा कि हम सब जानते हैं, अर्थ मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है। अर्थ का अगर बिल्कुल प्योरली हिंदी या संस्कृत में देखें तो अर्थ का मतलब होता है मटेरियल बीइंग, मतलब ये लोक से संबंधित, इस लोक से, जो फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित। तो उसके लिए, उसके वेलबीइंग का साइंस है पूरा इसमें, कौटिल्य अर्थशास्त्र में। इसमें करीब 15 संस्करण है और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए इसमें कि ये जो बुक है इन्होंने जो लिखी है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र इन्होंने कब लिखा था? मौर्यास के टाइम में, मतलब आप 325 BC के आसपास। तो आज से करीब 2300 साल, 2400 साल पहले की बुक है ये, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी। लेकिन एक आपको जान के आश्चर्य होगा, मुझे भी पता लगा था तो लगा थोड़ा सा कि ये जो बुक है ये सिर्फ 800 साल तक, मतलब 500 AD तक ये था एग्जिस्टेंस में। उसके बाद 12 कितना हो गया, 1500 साल से ये बुक गायब थी। ये दोबारा रीडिस्कवर हुआ 1915 में। अब बाकी 1000 साल, 1200 साल इस बुक के बारे में किसी को नहीं पता था। तो अब ये इतना इम्पोर्टेंट बुक है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो नहीं, बाकी जो रिवॉल्यूशनरी थे या जो हिस्टोरियन थे, वो उनका ये मानना है कि अगर ये बुक उन 1500 सालों में होती तो संभव है कि
जिस तरह का इन्वेजन हुआ डिफरेंट वो सब कुछ ना हो पाया होता, क्योंकि इतना इस बुक में ज्ञान समेटे हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। 15 उसमें कैसे स्टेट क्राफ्ट्स का पूरा स्टेट का एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ मेंशन है कि कैसे एडमिनिस्टर करना है स्टेट को। तो ये जो है 1915 में दोबारा रीडिस्कवर हुई, ठीक है। और एक तो ये बात हो गई कि दोबारा ये रीडर्स, तो हम जैसे कि उस समय मान ले किसी भी लोगों का नाम ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए भगत सिंह हैं या स्वामी विवेकानंद हैं या ऐसे ही और लोग जो उसके पहले थे, वो लोग अर्थशास्त्र के बारे में कुछ मतलब वो जानते भी नहीं होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इतना ये इम्पोर्टेंट चीज़, ये सब हम इंडियन सिविलाइजेशन के 1500 साल तक ये गायब रही, किसी को पता ही नहीं था कि ये कहाँ है बुक। दोबारा 1915 में आया, 1915 में हुआ, 1925-25 तक हिंदी और बाकी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, मतलब आम आदमी तक पहुँचने में इसको 10 साल लग गए। 1925 के बाद लोग जानना शुरू किए। अब इसके साथ एक और चीज़ देखते हैं कि जो इकोनॉमी का मॉडर्न कंसेप्ट है, यूरोपियन कंसेप्ट, क्या उसको दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, हम लोग जैसा कि कोई भी थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसको पता है कि इकोनॉमिक्स के फाउंडर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस इन्होंने एक बुक लिखी 1776 में। तो अब इन्होंने 1776 में बुक लिखी, उसके बाद और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए जो मेजर प्रिंसिपल दिए, जिसपे यूरोपियन इकोनॉमी, जिसपे जिनके लिए बेस दिया, एक बिल्डिंग ब्लॉक दिया, वो एडम स्मिथ 76 में हुए। उसके पहले 18 समथिंग में और भी बहुत से बड़े इकोनॉमिस्ट हुए। इन सभी लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि पता ही ना, वो तो रीडिस्कवर ही 1915 में हुआ। तो आज के कितने सारे इकोनॉमिस्ट मत का मानना है ये कि एडम स्मिथ या इन लोगों के समय अगर बस ये बुक होती तो शायद आज की इकोनॉमी का जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल ही अलग होता, ठीक है। तो मैं इनका रेलिवेंस बताया कि अगर ये अर्थशास्त्र हमारे पास होता और पहले, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता, ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत अलग होता, इकोनॉमी पे भी ग्लोबल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे तो अलग होता ही। और अगर यही चीज़ पहले पता रहती, मतलब अर्थशास्त्र के बारे में इसमें इतना नॉलेज है कि बहुत संभावना है कि जो हम अभी ये जो इन्वेजन, कई सारे इन्वेजन हुए ना, मतलब सिर्फ शुरुआती इन्वेजन नहीं, उसके बाद में भी इतने सारे इन्वेजन हुए इस्लामिक के बाद भी, वो सारे ना हो पाते अगर ये चीज़ हमको पता होती। और ये बुक को बेसिकली इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मतलब खुद भी लिखा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये इन्होंने खुद भी बताया है कि ये कंपाइलेशन है बहुत सारी और भी किताबों का, जैसे वेदों और उन सब को तो के बारे में भी तो जिक्र तो है ही, उसके अलावा बाकी और भी लोगों का लिखा हुआ उसको इन्होंने कंपाइल किया है। जैसे बृहस्पति के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, मनुस्मृति के बारे में जिक्र किया है, उसके पहले शुक्राचार्य के बारे में जिक्र, तो उन सभी लोगों की चीज़ों को इसमें इन्होंने कंपाइल किया है, एक बड़ा बृहद ग्रंथ लिखा 15 संस्करणों का। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंग था जो हमारे 1500 सालों तक गायब था और दोबारा मिला 1915 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो प्रोग्रेस हो रहा है, लोग उसको यूरोपियन इकोनॉमी का जो ढंग है देखने का, उससे बहुत तरह से रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि एक हुआ मैकियावेली का नाम सुना होगा आपने। मैकियावेली इटालियन रेनेसेंस के लिए जाना जाता है, वहाँ पे इटली में जो पुनर्जागरण हुआ, तो उसके लिए ये इसको कंपेयर किया जाता है कौटिल्य से। कहा जाता है कौटिल्य इज इंडियन मैकियावेली। कुछ सेंस में ठीक है ये बात, क्योंकि मैकियावेली कहता था कि उसके कंसेप्ट के हिसाब से स्टेट को सुप्रीम इंपॉर्टेंस देता था वो। जैसे नेशन का कंसेप्ट होता है ना कि देश सर्वोपरि है, तो उस कंसेप्ट को मैकियावेली भी बोलता था। उसके लिए सभी को किसी भी मीन्स को अपनाया जा सकता है, मतलब उसके लिए कोई मॉरलिटी, कोई एथिक्स, कोई वैल्यू नहीं है स्टेट के लिए, नेशन के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को कुछ सेंस में कौटिल्य ने कुछ चीज़ों को
मतलब रिजेंबल करता है उसको, कहा जा सकता है हाँ ठीक है। लेकिन इनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं कि बस ये तो बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में। इसके अलावा इन्होंने और सारी बातें की हैं, मतलब इन्होंने मोरालिटी की भी बातें की हैं, इन्होंने और भी तरह के ट्रेड्स से रिलेटेड बातें की हैं, स्टेट क्राफ्ट का क्या क्या एकदम नीटी ग्रिटी उसका प्रिसाइज डिटेल भी दिया है कि कैसे कैसे व्यापार, टैक्सेस और ये सबको उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में दिया, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इनके बारे में थोड़ा, अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा चर्चा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि इसका महत्व आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी इतना है कि लगभग आप समझ जाइए सब जगह जब इकोनॉमी की बात होगी तो इनकी चर्चा होगी, जब स्टेट की बात होगी तब चर्चा होगी, जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी तब चर्चा होगी। अभी डिफेंस मिलिट्री में अर्थशास्त्र को, अभी महीने भर का न्यूज़, पहले का न्यूज़ है कि इसको कंपलसरी किया जा रहा है। कंपलसरी मतलब वहाँ के सिलेबस में डाला जा रहा है कि अर्थशास्त्र को पढ़ना होगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इनका आखिर इकोनॉमिक्स में हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी में इनका ऐसा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कि उन्होंने कोई नियम बनाया और उससे वेल्थ क्रिएशन हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने जो स्टेट का कंसेप्ट दिया, जिस ढंग पे बनाने का, और बाकी वो छोटी छोटी डिटेल्स जो दिए, वो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि वेल्थ क्रिएशन एक उसका बाई प्रोडक्ट है। तो इसलिए इनका जहाँ भी अर्थशास्त्र की मतलब इकोनॉमी की बात होगी तो कौटिल्य का जिक्र होता है। एक और इनके मतलब ये जिस तरह की स्टेट की परिकल्पना करते थे उसके बारे में एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनका ये मानना था कि स्टेट को, राज्य को या किंग को, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑल परवेडिंग, मतलब हर जगह जनता को इंटरफेयर नहीं करना है, मतलब हर एक चीज़ के लिए नियम कानून नहीं होना है। मतलब गवर्नेंस बिल्कुल इसको बोलते हैं, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड लिमिटेड। स्टेट को बहुत लिमिटेड होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो अभी हम जिस कंसेप्ट की बात करते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो यहीं से आया है, इनके इसी कंसेप्ट से स्ट्रॉन्ग बट लिमिटेड स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और ये बात कहते थे, एक और इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट क्राफ्टिंग में जो पॉइंट्स हैं उसमें से एक और है कि राज्य को, मतलब स्टेट को, मतलब रूल ऑफ लॉ को ये सुनिश्चित करना है राजा को कि वहाँ पे एक लाइन वो बार बार यूज करते हैं, एक वर्ड, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय नहीं होना चाहिए। मत्स्य न्याय हम सब जानते हैं, मत्स्य न्याय मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी मछली है, उससे छोटी मछली को खा लेती है, फिर छोटी मछली उससे छोटी मछली को। तो इस तरह का न्याय राज्य में कहीं नहीं होना चाहिए। मतलब इसको ऐसा न हो, ऐसा इंश्योर करना चाहिए किंग को। किंग ऐसा इंश्योर करे कि इस तरह का चीज़ ना हो। मतलब इसका मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ हो। ये जो है क्या करता है, ये हर एक चीज़ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इकॉनमी पे इम्पैक्ट करेगा, आपके इकॉनमी पे, ट्रेड पे, बाकी कॉमन मैन जो टैक्स पे कर रहा है उन पे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे वेल्थ क्रिएशन हो। इसको इन्होंने कई और भी, मतलब इसका और लंबा जिक्र किया हुआ है इसको कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट होता है हर एक फील्ड में। तो इसको बार बार उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये एक दो चीज़ें थी उनके बारे में जो हमने चर्चा की। बाकी तो और चीज़ें टैक्स पे उन्होंने टैक्स पे लिखा है और टैक्स रिफॉर्म पे लिखा है, ट्रेड रूट पे लिखा है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की है उन्हें। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कौटिल्य, इन्होंने, चाणक्य ने मौर्य एम्पायर का को मतलब आर्किटेक्ट कौन किया, तो कहा जा सकता है कि चाणक्य ने किया, है ना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने किसी भी ऐसे जंगल में किसी खेलते हुए बालक को उठाया और उसको, आप ये देखिए
उसको, इस बालक को यहाँ आज क्या कभी नहीं रहा है, इतना बड़ा भारत का राजा बना दिया चाणक्य ने। तो ये थे चाणक्य, ये चाणक्य ने किया कि ये पूरा। तो अब थोड़ा और इस मौर्य एम्पायर के थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं, ताकि चूंकि हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो बाकी सारी डिटेल्स इसमें हमें देखना होगा कि इकोनॉमी कैसे, हमारा एंशिएंट में अच्छा इकोनॉमी कैसे था। तो उसमें आप कई सारे रीज़न हैं जिसको हम ऐसे क्लासिफाई करके देखेंगे। एक तो ज्योग्राफिकल रीज़न हो जाएगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न होगा और भी तरह के। तो पहले तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि हमारा, आप ये देख रहे हैं इधर, ये सारा ये मैराइन कोस्ट जो है हमारा, ये करीब 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये 5000 किलोमीटर का मैराइन कोस्ट एक डुअल एडवांटेज वाली चीज़ है। मतलब डुअल एडवांटेज इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये एडवांटेज है बिल्कुल डायरेक्टली इकोनॉमी के लिए कि डायरेक्ट रूट है, ये कहीं पूरी दुनिया के लिए रूट खुल गया। अब जहाँ जो भी यहाँ पे जहाँ भी आप पोर्ट, जो भी स्ट्रक्चर ठीक हो जहाँ पे, वहाँ बना करके आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। तो ये ट्रेड रूट आप समझ लीजिए इतना तो ऐसे ही मिल गया 5000 किलोमीटर का। एक डुअल एडवांटेज इसलिए कह रहा हूँ। दूसरा कि इधर से वो पूरा सिक्योर हो गया, इधर से वो पूरे कहीं भी इन्वर्जन से लगभग इतना हिस्सा उसका कंप्लीटली 5000 किलोमीटर का बॉर्डर पूरा सिक्योर है। तो वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकता है। अब उसे सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देना है कि हमें इधर क्या, बाकी वो ट्रेड, कल्चर, बिजनेस, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पे ध्यान दे सकता है। तो सिविलाइजेशन के भी ग्रोथ में इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भारतीय सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ हुआ है, आर्ट एंड कल्चर, इसका योगदान इनडायरेक्टली है। ये मेरे कहने का मतलब कि सिक्योर है, सिक्योर होगा, बेसिक नीड्स पूरा है, तो आदमी एक दो अलग लेवल पे, क्या वो होता है ना मस्लोज का हायरार्की नियम, तो उस तरह से यहाँ से हम सिक्योर हुए, फिर हम अलग अलग लेवल पे काम करना शुरू किए। तो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, नंबर एक। ज्योग्राफिकल रीजन में एक और चीज़ आता है कि इंडिया का आप जब देखेंगे, जो भारत का ये विस्तार है वो नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक करीब 3500 किलोमीटर होगा उस समय तक, ठीक है ना। कांधार उंधार सब अफगानिस्तान सारा भारत का हिस्सा था, और इधर भी है, लेकिन हम इधर बात कर रहे हैं कि जो जिस कंट्री का जो विस्तार है, जो एक्सपेंशन है, वो जितना नॉर्थ साउथ वर्ड होगा, तो उसमें होता क्या है, नॉर्थ साउथ वर्ड में एक्सपेंशन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उससे ये होता है कि नॉर्थ साउथ से जो सन लाइट आता है वो डिफरेंट आएगा। अब थोड़ा भी अगर आपको ज्योग्राफी का आइडिया हो तो इन सब में अगर नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे है, जैसे अगर मान लीजिए ये अर्थ है, थोड़ा यहाँ पे हम समझ लेंगे तुरंत हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ का मतलब यही हुआ ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरह का एक्सपेंशन है। और यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, तो ये अब यहाँ पे अलग सन का लाइट पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा अलग पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, इससे ये होता है कि अलग अलग लाइट इंसोलेशन की वजह से, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में लाइट पड़ रहा है, उसकी वजह से उतने तरह के जियोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेटिक रीजन क्रिएट होते हैं। और वो क्या करता है, अलग अलग क्लाइमेट हर जगह बनेगा, तो उतने तरह के क्रॉप्स होंगे वहाँ पे, उतनी तरह की फसल होंगी, फसल में उतनी वैरायटीज़ होंगी। मल्टी क्रॉप मतलब हो गया, फिर आपको एडवांटेज मिलेगा उस जो मतलब ट्रेड में, आपको इस तरह का एडवांटेज मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारा जो एक्सपेंशन था वो नॉर्थ साउथ की वजह से इसमें बहुत एडवांटेज मिलता था। एक चीज़ ये हो गई। फिर ये तो ज्योग्राफिकल हो गया। बाकी उसके बाद जो इन्होंने आर्किटेक्ट किया, तो उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी थी, जैसे इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, तो अर्थशास्त्र बेसिकली कंपाइल किया वेदों से, स्मृतियों से, उन सब से लिया, वो उसका निचोड़ था वो। तो उन सबको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट मतलब, तो
वो एग्जीक्यूट करने के लिए पहले नॉलेज तो चाहिए, तो नॉलेज हमारे स्क्रिप्चर्स से इन्होंने उन सब चीज़ों को लिया और उससे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन में ये हुआ कि उसमें बात उन्होंने की रोड की, कि रोड होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है रोड। सिक्योरिटी चाहिए कि अगर ट्रेड मतलब क्या हो गया, मनी का फ्लो हो रहा है वहाँ पे कोई जाएगा तो उसके लिए मनी का फ्लो जहाँ भी रहेगा वहाँ सिक्योरिटी चाहिए। तो अब देखिए रोड की अगर हम बात करेंगे तो रोड, आपने जीटी रोड आप जानते होंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड जैसा कि हम अब हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी और इस तरह का, तो ग्रैंड ट्रंक रोड 500 BC, मतलब आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले ग्रैंड ट्रंक रोड बना था, आर्किटेक्ट किया गया था। कब? महाजनपद काल, मतलब गौतम बुद्धा के टाइम से वो रोड है जिसका नाम हम ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं। वो कांधार से लेकर के ये अभी ढाका जो करंट है यहाँ पे, वहाँ तक वो रोड बना हुआ था। तो आप ये समझिए कि हम रोड पे कितना ज़्यादा महत्व देते थे। तो रोड पे महत्व देने का मतलब, अगर आपको इकॉनमी अपना एनहेंस करना है तो बिना रोड के तो हो ही नहीं सकता। रेट का बेस ही है रोड। तो रोड पे हमने बहुत ध्यान दिया। तो एक तो हमको मेराइन एडवांटेज था, उसको हमने यूज़ किया, बाकी जो कुछ नहीं था उसको हमने आर्किटेक्ट किया, तो हमने ये रूट बनाया। इसका जिक्र है स्क्रिप्चर्स में लिखा हो, इसको बोला जाता था उत्तर पथ। आज हम जिसे जीटी रोड बोलते हैं वो क्या था? उत्तर पथ उसका नाम था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। एशिया का सबसे पुराना ट्रेड रूट है ये, एशिया का सबसे पुराना ट्रेड रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा ये कनेक्ट कर दिया इधर, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ से आकर के बाकी और जो एम्पायर थे, ग्रीको बैक्ट्रियन, सब जगह सेल्यूसिड एम्पायर, सब जगह बिजनेस के लिए रूट बन गया था और उसमें बिजनेस होता था। तो बिजनेस, एग्रीकल्चर तो एक था, एग्रीकल्चर तो हमने देखा, ज्योग्राफी एग्रीकल्चर रिलेटेड है। उसके बाद जो बिजनेस, तो हमें मतलब उसको डिज़ाइन करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उस पर हमने बहुत काम किया। तो हमने रोड का निर्माण किया, बनाया। फिर सिक्योरिटी के लिए, अब एक और चीज़ जान लेते हैं। जब हम रोड बना, जो बिजनेस के लिए हमने वो क्या बोलते हैं उसको, संघ बिजनेस हब जैसा चीज़ बनाया। जैसे आज होता है ना, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का होता, उस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए बिजनेस का। कौटिल्य के टाइम में ये सब चीज़ें हुई कि छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो वहाँ पे जो भी ट्रेड से रिलेटेड बातें होती थी, वहाँ पे कॉमन मीटिंग ये सब होता था। उसके लिए अलग सेंटर होते थे और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता था। वो सिक्योरिटी राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किंग की। तो डायरेक्टली ये सब किंग और किंगशिप के मतलब डायरेक्टली ये नज़र में था ये सब चीज़ें। मतलब वो उसके लिए वो काम करते थे वो लोग कि वेल्थ क्रिएशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उस पर वो लोग ध्यान देते थे। बाकी ये रोड पे हमने बात किया। उसके बाद उस समय माइनिंग पे अलग से ध्यान दिया जाता था। माइनिंग का भी जिक्र किया है कौटिल्य ने, माइनिंग। फिर एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दिया गया। एक और चीज़ कि आयुर्वेद भी हमारे इकॉनमी को ठीक मतलब अच्छा परफॉर्म किया उस समय। उसमें आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आयुर्वेद वो कैसे इफेक्ट किया हमारी इकॉनमी को पॉजिटिवली, वो इस तरह से कि जो भी जंगल थे, जंगल में जो भी आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी लीव्स होते थे या जिस भी तरह के जो इस तरह के पेड़ पौधे पत्तियां जो भी होती थी, उनका ये लोग व्यापार करते थे। तो उसके लिए भी अलग से उन्होंने जिक्र किया हुआ अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कि उनके लिए अलग से नियम बनाया है कि जंगल में किस तरह के, जंगल की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, उसको कैसे वेल्थ क्रिएशन में कैसे यूज करना, ये भी बताया। तो मतलब ये कहने का कि ज्योग्राफी
टेक्निकल एडवांटेज के तो था हमें और उसको हम यूज़ करते थे, उसके अलावा बाकी और जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उस पर भी हमने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का डेवलप किया और उस तरह का साइंस भी डेवलप किया और फिर धीरे धीरे ये मतलब वेल्थ क्रिएशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होने लगा। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। तो इस तरह से मौर्य एम्पायर हमारा वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर्स में से था। ठीक है, अभी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय क्या था वो आगे हम लोग एक ग्राफ में देख लेंगे कैसे क्या है, किस तरह से था अभी। ठीक है ना, एक और चीज़ है कि कौटिल्य से संबंधित एक चीज़ और है, चाणक्य से संबंधित, कि जो इनको जो क्रिटिक जो है इनके, उनमें एक चीज़ बोला जाता है कि ये जो है इनका जो भी इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसका बेस है मॉरल वैल्यूज़, उनका बेस है। तो ये उनके जो क्रिटिक हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, उनके जो उनको क्रिटिक की तरह देखते हैं उनका ये मानना है। लेकिन आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे जा करके इकोनॉमी हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें मॉरलिटी को तो एक जगह कहीं ना कहीं तो देना होगा। ये नहीं कि वो उसको बहुत ज़्यादा थोपना, मतलब उसका लिमिटेड ही होगा मॉरलिटी, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे ये देना होगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा कि आप जुडिशियल सिस्टम बनाइए, फिर उसको देखभाल करने के लोकपाल बनाइए, फिर किसी और पाल बनाइए, तो वो कहीं ना कहीं आपको इसका रोल जो है उसको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे अब यूरोपियन इकोनॉमिक्स में भी इसको कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। बातों आप देखेंगे कई सारे, मैं पेपर्स पढ़ा कई सारे, तो उसमें इस चीज़ को भी अब लोग बात करने लगे हैं, मोरालिटी को। तो जो इनका क्रिटिक दे रहे थे मोरालिटी को लेकर के, आज मतलब ओके कह रहे हैं नहीं नहीं वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा मौर्यास एंशिएंट के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद देख इसी में हम वो टाइम भी देख लेंगे मौर्यास के बाद। बाकी जो गुप्ता पीरियड और मुगल्स और इन्वेजन, वो सारा भी इसमें दिख जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि क्या है ये, इसमें हुआ क्या। ये क्या, जीडीपी ऑफ इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टाइम 1700। ये एक इकोनॉमिस्ट हुए मेडिसन, अभी हैं 2003 में इन्होंने ये बनाया था। उस समय बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत सारी इस बारे में बहुत सारी बातें हुई कि ये जो इन्होंने बड़ा रिसर्च करके ये कर्व ड्रॉ किया। ये मतलब बाय द वे ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि भाई कैसे क्या हुआ है। ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम कई सारी चीज़ें पता लगेंगी। अच्छा, इसको थोड़ा जानने से पहले एक स्टेप हम और पीछे जाते हैं कि जो ब्रिटिश एरा जब, मतलब ऐसा नहीं शुरुआत में नहीं, 16वीं शताब्दी में जब शुरू में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, उस समय नहीं, मतलब थोड़ा और बाद में 1750 इस समय के आसपास, 1800 समथिंग में, उस समय क्या हुआ, अब लोगों को ये दिखने लगा कि एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स का था एक वेल्थ को लेकर के, वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा। तो 1885 में 1885 के आसपास दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा, दादा भाई नौरोजी। ये इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जब भी इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात होती है कहीं भी तो उस बुक का जिक्र होता है। वो लिखा, उनका नाम था उस बुक का द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिख नहीं रहा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस बुक का नाम था ये, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका नाम थोड़ा आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिश को एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है, लेकिन इंडिया के लिए बोला जाए कि बहुत अन ब्रिटिश है, मतलब अनजस्टिस, ब्रिटिश मतलब जस्टिस। इस तरह से बुक का नाम रखा है उन्होंने कि क्रिटिसाइज भी कर दें और उन लोगों को बुरा भी न लगे, पब्लिश भी हो जाए बुक। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने फर्स्ट टाइम
नेशनल इनकम और लोगों के कैलकुलेशन इनकम की बात की थी इस बारे में, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन इस बुक में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, वो दिया ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। कि इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या कहा कि हमारे भारत में जो भी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है वो सारा ड्रेन हो जा रहा है ब्रिटेन में। तो ये इसको उन्होंने, और बहुत धीरे धीरे नहीं, अलार्मिंगली मतलब जा रहा है वहाँ पे, मतलब ह्यूज अमाउंट में जा रहा है सारा। तो ये कंसेप्ट जो उन्होंने दिया, उसी वही समझिए आधार है, ये आधार है। मतलब ये जो ग्राफ इन्होंने कर्व ड्रा किया है उसी को बस प्रूफ करता है ये वाला का, ये वाला, ठीक है ना, कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ब्रिटिश के एरा में इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वेल्थ मतलब इकोनॉमिक ढंग से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिश एरा में, तो उसी को इन्होंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम जान के, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी द ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिया, और उसमें इन्होंने बताया कि भाई बहुत मतलब हमारे यहाँ का सारा पैसा ब्रिटेन में चला जा रहा है, इंडिया का, इस तरह कॉन्सेप्ट दिया। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा बड़ा इंटरेस्टिंग, कि वो इसमें उन्होंने एक और डिटेल दिया हुआ है कि ब्रिटिशियस यहाँ पे आके शासन करते थे, ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट वहाँ पे अमेरिका में, सॉरी यूके में, ब्रिटेन में जो इंडिया को डील करती थी, जो भी लोग डील करते थे यहाँ पे, वहाँ का ही शासन था। तो जो यहाँ का काम करता था वहाँ पे, उन लोगों की सैलरी यहीं से जाती थी, मतलब इंडियन से जाती थी, वो सारा सैलरी यहाँ से ही वहाँ के लिए जाता था। मतलब हम पे शासन करें, एक्सप्लॉयट भी करें, और उसके बाद सैलरी भी हम ही से लें, एक्सप्लॉयट करने का सैलरी भी हम ही से लें। तो इस चीज़ को भी इन्होंने मेंशन किया है उसमें अपनी बुक में। तो एक चीज़ ये हो गई। तो जो इन्होंने कंसेप्ट दिया उसी को लगभग ये एविडेंट मतलब प्रूफ करता है कि हाँ कैसे कैसे ये हुआ था, मतलब किस तरह से इफेक्ट हुआ ब्रिटिश एरा का। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें ग्राफ देख करके आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत हम अपना वाला बस देखेंगे, इंडिया वाला कैसे काम कर रहा। इंडिया देखिए, ये ग्राफ है एक एडी, मतलब पहली शताब्दी से है 2003 तक का, ठीक है ना, 2003 में ड्रा किया। अब हम यहाँ ये जो ऑरेंज कलर वाला लाइन है ना, ये है हमारा। तो अब देखिए हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन 180 में कितना था। अकेले इंडिया कंट्रीब्यूट करता था 30% से ज़्यादा। अमेरिका को अभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, 23-24% है। अमेरिका, जापान और बाकी को मिला लेंगे तो उतना अकेले इंडिया करता था कंट्रीब्यूट। और इंडिया और चाइना को मिला लिया जाए तो मोर देन 55-60% अकेले कौन कंट्रीब्यूट करता था? चाइना और इंडिया। 60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिया एंड चाइना। तो ये था शुरुआत में, वो तो हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट एडी में हमारा 32-33% हमारा कंट्रीब्यूशन था। ग्लोबल जीडीपी में 30-35% कंट्रीब्यूशन भारत का फर्स्ट एडी में। और बहुत हद तक मतलब समझ जाइए ये 1800-1700 तक, करीब 1700-1800 तक हमारा उतार, जो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आता रहा, जो कि नॉर्मली किसी भी इकॉनमी में उतार चढ़ाव एक इकॉनमी का हिस्सा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है कि ये थोड़ा बहुत डिक्लाइन हल्का फुल्का ये होता रहा, दैट इज़ ओके, कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन ठीक है। उसके बाद 1820 से देखिए शार्प डिक्लाइन, जब वो हमें छोड़ के गए 1950 में, बिल्कुल 3%, 3.5% हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी। कहाँ पे छोड़ के गए? 3%। कहाँ से? 25 या 27% से वो हमें कहाँ छोड़ के गए? 3%। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ वेल्थ ट्रेंड, ठीक है। तो सारा वेल्थ
हमारा यूरोप में, यूके में शिफ्ट हो गया सब। तो उसी को इसमें दिया हुआ है कि देखिए 25% हमारा जो कंट्रीब्यूशन था 16वीं शताब्दी में, इन लोगों ने 27% से लेकर 3% कर दिया सिर्फ इतने दिनों में, 200 साल में, जितना हम बिल्कुल नहीं कहा। तो इसको इसका बहुत सारा इम्पैक्ट भी हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि देखिए अभी जो हम यहाँ पे जो वेल्थ की कमी की वजह से एक किस समय क्या नाम है, आपने सुना होगा, वेरी इनफेमस फेमाइन, फेमाइन ऑफ बंगाल। ये बात है 1943 की, 1943-44 में। तो वहाँ पे बंगाल में फेमाइन जो था वो 1-2 साल सूखा पड़ा, वो तो ठीक है, लेकिन जो सूखा पड़ा, इतना सूखा पड़ने पे जिस तरह का ड्रॉट आया था उसमें कुछ मतलब आराम से सरवाइव कर जाती थी इंडियन पॉपुलेशन, मतलब इतना वेल्थ रहता था कि कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वेल्थ ड्रेन के बाद ये इतना गरीब हो चुका था कि कहा जाता है कि जो ये 1943 का बंगाल फेमाइन, इट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसमें करीब 2 से 3 मिलियन लोग मरे, 20 से 30 लाख लोग मरे। और इसको तो इसमें 20 से 30 लाख लोग मरे थे इस मतलब बंगाल फेमाइन में। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, लेकिन एक डायरेक्ट कॉज जो था वो दिखा यहाँ पे। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस बात को। अभी बहुत सारे पेपर भी पब्लिश हुए थे, उसमें भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इस ग्राफ को देख करके तो खूब गाली दिया इन लोगों को, क्योंकि ये एक ब्रिटिशियस ही हैं, इन्होंने ये ग्राफ बनाया है, मेडिसन ने। तो एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा, और इसमें दिया भी हुआ, देखिए इंडियाज इकोनॉमी इट वाज फ्रीक्वेंट फेमाइन, मतलब कई बार आया, ऐसा नहीं एक बार, कई बार इस तरह का हुआ। फिर क्या होता है, हमारा ये हुआ, ब्रिटिश लीव किए, हैं, ब्रिटिश लीव किए 1947 में, ठीक है ना, 1947 में ब्रिटिश ने लीव किया। अब इस बारे में देखते हैं, उन्होंने हमें 3% की जीडीपी पे छोड़ दिया था, ठीक है ना, 25% से 25 to 27 से। अब हमारे पास बहुत बड़ा टारगेट था, क्योंकि 35 करोड़ का पॉपुलेशन था और उनको फीड करना है, और बहुत सारे इश्यू थे, ठीक है ना, इंडिया पाक डिवीज़न भी हुआ था। तो बड़ी सारी चीज़ों से हमें लड़ना था और सब चीज़ें ठीक करनी थी। तो अब क्या हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो हम इकोनॉमिक्स ढंग से देखते हैं कि क्या हुआ क्या उस समय। नाइनटीन 47 में भारत आज़ाद हुआ। उसी समय ये कौन सा टाइम है, ये वही टाइम है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद का टाइम है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जापान पे जैसे नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बम के बाद, न्यूक्लियर बम के बाद तुरंत वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो 2 ग्लोबल पावर उभर के आए। कौन, हम सब लोग जानते हैं ये चीज़ें कि जैसे वॉर ख़त्म हुआ तो यूएसए और रसिया 2 ग्लोबल पावर उभर के आए, मतलब दोनों पावरफुल नेशन बन के आ गए। क्योंकि यूके एक इम्पॉर्टेंट कंट्री था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था, मतलब इकोनॉमी हर ढंग से बहुत लॉसेस हुए थे उससे। तो मेजर जो पावर आए थे यूएसए और रसिया। तो अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका कुछ रिलेशन है प्लानिंग कमीशन से हमने जो अडॉप्ट किया। तो क्या हुआ, जो भी नेशन ये दोनों पावर पे आए, तो अब एक दुनिया में, एक अर्थ में सब एक ही पावर रह सकता है, एक जंगल में एक ही शेर होता है ना।
तो अब दोनों को लगा, रूस को लगा कि जो भी इस नए नए नेशन बन रहे थे, कई सारे नेशन फॉर्मेशन हुआ उस समय, उसी के आसपास 40 से 50 के बीच में, तो वो सभी चाहते थे कि मतलब उनका जो आइडियोलॉजी है कि मतलब उनको फॉलो करें। यूएसए चाहता था कि मेरी तरफ झुकाओ, रूस चाहता था कि मेरी तरफ झुकाओ, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, तो ये वो वाला टाइम था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, बहुत सारे नेशन थे जो ये दोनों कैटेगरी में नहीं रहना चाहते थे, न यूएसए की तरफ उनका विचारधारा रखना चाहते थे, न वो तटस्थ बनना चाहते थे। तो वो तटस्थ वाले लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ उसके पार्ट बने, उसमें भारत भी था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, ठीक है ना। कहा जाता ना गुट निरपेक्षता, तो उसमें भारत सदस्य बना, ठीक है ना। तो अब इसमें भारत इसका सदस्य बना कि हमारा झुकाव किसी की तरफ नहीं है, लेकिन भारत कहने के लिए झुकाव किसी की तरफ नहीं था, लेकिन इसने काफ़ी हद तक जो आइडियोलॉजी अपनाई वो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी अपनाई भारत में। तो रूस से ज़्यादा इंस्पायर्ड था भारत, रूस से ज़्यादा इंस्पायर्ड होने की वजह से उसने रूस में एक क्या इकोनॉमिक प्लानिंग चलता था, 5 ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग रूस में, तो उसको भारत ने अडॉप्ट किया। भारत की आज़ादी के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग वहाँ से भारत ने अडॉप्ट कर लिया 1950 में, प्लानिंग कमीशन। ये पूछा जाता है, कई बार चर्चाओं में भी बात होती है कि हमने प्लानिंग कमीशन कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो हमने 5 ईयर प्लानिंग कमीशन कहाँ से अडॉप्ट किया है, रूस से, ठीक है। तो एक चीज़ ये कि हमारा आज़ादी के बाद हमारी जो विचारधारा रही वो कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड रही, नंबर 1। नंबर 2, अब कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड मतलब इकॉनमी पे डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होगा, तो उस पर, तो इसलिए हमने प्लानिंग कमीशन को चुना, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। वैसे तो 1-2-3 चीज़ें और इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा पहले, कि 1950 में हमने कम्युनिज्म प्लानिंग कमीशन डायरेक्ट रूस से लिया, लेकिन इसके पहले भी छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा इसका इतिहास है हल्का फुल्का, कि प्लान्ड इकॉनमी की पहले भी बात की जा चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इसी से 1950 में रूस से ही डायरेक्टली लिया, रूस से हमने लिया ज़रूर, लेकिन उसके बारे में पहले से बातें होती रही थी। तो 1934 में 1934 में एम विश्वेश्वरैया, आपने नाम सुना होगा, अरे वही इंजीनियर्स डे मनाते हैं ना हम लोग, तो एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया। तो इस बुक में उन्होंने भारतीय इकॉनमी के लिए एक प्लान्ड इकॉनमी की बात की थी 1934 में, जो इन्होंने किताब लिखी थी। तो हम पहले से इस बारे में सोच रहे थे, ऐसा नहीं था कि प्लान तुरंत ही डायरेक्ट रूस का इन्फ्लुएंस था, उस समय अडॉप्ट करना रूस के इन्फ्लुएंस से ही हुआ, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात पहले से कर रहे थे। ये हुआ, फिर उसके बाद भी और भी हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी, जिसके नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद इस तरह से 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमने ये प्लानिंग, भारत के लिए प्लानिंग को अडॉप्ट किया, ठीक है ना, प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग हम क्यों कह रहे हैं, प्लानिंग जैसा मतलब नाम सजेस्ट कर रहा है कि प्लानिंग, अच्छा उस बारे में हम बात करेंगे अभी कि प्लानिंग कमीशन क्या होता है, कैसे। तो हमने 1950 में ये अडॉप्ट किया। तो प्लानिंग कमीशन होता क्या है, तो प्लानिंग कमीशन एक ऐसी संस्था है जो कि प्लान डिज़ाइन करती है फॉर 5 ईयर। ये कौन 5 ईयर प्लानिंग हमने अडॉप्ट किया ना, तो 5 साल का प्लान डिसाइड करेगी कि हमको 5 साल में क्या अचीव करना है। तो 5 साल में क्या अचीव करना है ये डिसाइड करती थी। उसके बाद उसके लिए किस तरह के रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे वो डिसाइड करती थी, उसको कैसे मैनेज करना है वो सारा प्लानिंग कमीशन का काम था, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन ये था। ऐसे तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब संविधान में किसी आर्टिकल में इसका डायरेक्टली कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जो काम था वो इतना महत्वपूर्ण था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, कि लगभग सब कुछ इकॉनमी का यही देखता था। प्लानिंग कमीशन उसके हिसाब से डिसाइड होता था कैसे कहाँ पे किधर कितना पैसा जाना है, ये सारी चीज़ें, और है बिल्कुल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो
प्लानिंग कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने यूएसएसआर से अपनाया। और ये क्या करती है, 5 साल की प्लानिंग करती है, कुछ टारगेट करती है कि हाँ ये हमें अचीव करना है, और उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं, ये सारा काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का। नंबर 1। फिर आगे चलते हैं, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में एक दो चीज़ और जान लेते हैं कि बाकी और इकोनॉमिस्ट का प्लानिंग कमीशन को लेकर के क्या नज़रिया रहा है बाकी दुनिया के लिए, सभी जगह के लिए, कि प्लानिंग कमीशन मतलब प्लानिंग किस तरह की चीज़ है, ठीक है, गलत है या क्या है, ये इसका क्या यूटिलिटी है, रोल क्या है। तो प्लानिंग को लेकर के कि मतलब प्लान्ड इकोनॉमी होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के कई सारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जब कोई कंट्री बहुत गरीब है, पॉवर्टी में है, तो उस तरह की कंट्री को ये अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब प्लानिंग कमीशन तो प्लान्ड इकोनॉमी को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी हो गई। तो प्लान्ड इकोनॉमी की जो फिलॉसफी है वो किसी बहुत ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले चीज़ को ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये ओके है प्लानिंग कमीशन, कि कोई बहुत बीमार हालत में है कोई इकॉनमी, बहुत जर्जर स्थिति में है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको इलाज के लिए प्लान इकॉनमी अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमने उस समय लगभग हम बीमार ही हालत में थे, 3% की जीडीपी थी, एग्रीकल्चर में बिल्कुल ख़राब था, सब कुछ लगभग इंडस्ट्रियल बैकबोन बिल्कुल तोड़ चुके थे ब्रिटिशर्स। तो हमने ये चीज़ें अडॉप्ट की, ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन। और जब प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है तो नीति आयोग भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 2014 में उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। प्लानिंग कमीशन अब इंडिया में नहीं है, अब क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है, बस नाम बदल दिया गया है। यस, काफ़ी हद तक बस नाम ही बदला गया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ही बदल दी गई हैं कि जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो चीज़ नहीं है, 5 साल का कोई इस तरह की प्लानिंग जैसा नहीं है। दूसरा चीज़ मतलब इस तरह का 5 ईयर प्लानिंग जैसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया, एक थिंक टैंक। मतलब उसमें जैसे होता है ना कि नवरत्न होते हैं या अष्टरत्न हुआ करते थे उनके कृष्ण देव राय के समय, तो वो उस तरह के थिंक टैंक जैसे लोग हैं कि वो अपने अपने फील्ड के बड़े ज्ञानी लोग होंगे और वो कुछ सजेस्ट करेंगे, उस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ ये, और बाकी एक और चीज़ मतलब पूछा जाता है कई बार कि दोनों प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में किस तरह का बेसिक डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस में ये मतलब कहा जाता है, जैसे प्लानिंग कमीशन को ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था पहले कि प्लानिंग कमीशन वहाँ पे बैठ करके जो भी रिटायर्ड आईएएस हैं, मजाक में ये भी बोला जाता था कि इट इज़ होम फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे प्लानिंग कमीशन को, क्योंकि सारे आईएएस होते थे उसमें। तो ऐसा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि प्लानिंग कमीशन वहाँ दिल्ली में बैठ करके ये लोग प्लान डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद जो सारे स्टेट को भेज देते हैं कि आप एग्जीक्यूट करिए। मतलब उनको स्टेट के बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं जो वहाँ पर रूट लेवल पर काम कर रहा है, और ये वहाँ से प्लान बनाते हैं और भेज देते हैं कि आप एग्जीक्यूट करिए। तो मतलब स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता था प्लानिंग कमीशन में कि किस तरह का प्लान करना चाहिए, हमारे 5 साल के लिए किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। राज्य, क्योंकि अलग अलग राज्य, अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग कल्चर, और किसी का किस फील्ड में ग्रोथ करना है वो सब अलग अलग है। तो उसमें उनका जो मतलब इन्वॉल्वमेंट था बहुत कम था राज्य का उस प्लानिंग कमीशन में, या नहीं था, बस वन वे था कम्युनिकेशन की, केंद्र दिल्ली ने भेजा और सबको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इस केस में, नीति आयोग केस में, ये अच्छी चीज़ है कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। स्टेट से पूछा जाएगा, मतलब स्टेट डॉक्यूमेंट भेजेगा कि हाँ ये वाला हम चाहते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, फिर केंद्र उसे देखेगा, नीति आयोग देखेगा, और उसके बाद दोनों मिल करके फिर आगे का जो भी तय करना होगा करेंगे डिसाइड। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। मतलब फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है नेशन का, उसको और अच्छा किया है इस नीति आयोग ने। मतलब स्टेट इसीलिए एग्री हो गए नीति आयोग के लिए, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ हो गई। बाकी हम अब प्लानिंग कमीशन 1950 में बन गया और 2014 तक चला, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के दौरान हुआ क्या इस बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी हम अपनी इकॉनमी को ठीक से उसका आकलन कर पाना मतलब
मुमकिन रहेगा। कि क्या क्या हुआ 1950 में हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, 1950 में अडॉप्ट किया। हर 5 साल में हमने कोई टारगेट डिसाइड किया। जैसे कि भारत अब 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में हमने अडॉप्ट किया। 1950 से 55, 51, 54 हो गए ना, 55, 54 जो भी देख लीजिए। तो 1950 से 55 तक का हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में, अभी हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो क्या थी, अभी से फर्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट था फूड था। अभी तुरंत कि हम कम से कम अपने लोगों का पेट तो भर सकें, उसके लिए हमने सबसे पहले काम करना शुरू किया। तो टारगेटेड था वो, उस बार एग्रीकल्चर हमारा टारगेट था। सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया और फूड के लिए, फूड प्रोडक्शन हो उसके लिए उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए उस पर काम करना शुरू किया। तो 1950 से 55 के बीच हमने, इसीलिए आप देखेंगे दामोदर वैली परियोजना जो है, या हीराकुद परियोजना, या जो भाखड़ा नांगल, ये सारी चीज़ें उसी में हुई, क्योंकि इस एग्रीकल्चर के लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इस पर हमने बहुत ध्यान दिया और थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ फूड प्रोडक्शन हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो था वो हमने किया। अभी ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर में हम मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई थी। उस बार जो 5 साल बाद जो एग्रीकल्चर में जो का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो करीब 60% था। तो हमने कुछ किया था काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अचीवमेंट भी आया 5 साल में एग्रीकल्चर में, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट अब प्लान जो हुआ 55 में, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, वो भी अब एग्रीकल्चर सिर्फ एक चीज़ पे तो डिपेंडेंट रह नहीं सकते सबसे ज़्यादा। अब दूसरा जो सेक्टर है उसको भी कुछ एनहेंस करना पड़ेगा। और स्थिति ऐसी थी कि अगर फोकस्ड होकर के, प्लान्ड होकर के नहीं होगा, प्लान्ड इकोनॉमी के, तो फिर इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल था। तो हमने दूसरा जो 5 ईयर प्लान था उस पर को हमने, बाकी जगह सब जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके लिए मशीनीकरण के लिए हमने क्या किया, हेवी इंडस्ट्री मॉडल अपनाया। उसको बोला जाता है हेवी इंडस्ट्री। सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग पे हमने किस पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हों भारत में, कैसे मशीन्स डेवलप हों, उस पे ध्यान दिया। तो इसलिए उस मॉडल को उद्योग, भारतीय उद्योग मॉडल भी कहा जाता है, इंडस्ट्री मॉडल भी कहा जाता है, हेवी इंडस्ट्री मॉडल भी कहा जाता है, पंडित नेहरू मॉडल भी, कई सारे नाम हैं। मतलब बेसिकली उस पर हमने किस पे ध्यान दिया, मशीन बनाना है, टेक्नोलॉजी आना है हमारे यहाँ, तो उस पर हमने ध्यान दिया। किसमें, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो इस ग्राउंड पे हमने क्या किया, अगर हमें मान लीजिए मशीन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए, मशीन के लिए हमें स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, यही बेसिक है। उस किसी भी टूल्स बनाने के लिए यही चाहिए तभी बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हेवी इंडस्ट्री जो होते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ना, वो सब उसी समय बने थे। तो हमने राउरकेला में जर्मनी के कोऑपरेशन से बनाया, फिर दुर्गापुर में यूके के कोऑपरेशन से, ये सारे स्टील प्लांट 2-3 खोले हमने, ताकि वो जब स्टील निकलेगा फिर मशीन बनेगा। तो इस तरह से सेकेंड में हमने कुछ अचीव किया कि मशीन बनाने के लिए बहुत सारे, स्टील प्रोडक्शन में हमारा ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट हुआ 5 साल में, स्टील प्रोडक्शन होने लगा काफ़ी। फिर उसके बाद थर्ड में भी हमने इसी तरह का किया। फिर क्या हुआ कि अब ये थर्ड 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, ये करीब 1962 के आसपास, मतलब थर्ड 5 प्लानिंग चल रहा था। तो 1962 में इंडिया चाइना वार हो गया उस समय, और वो जो है बहुत, 1963 में वॉर हुआ, उसमें बहुत सारा लॉस हुआ, इंडिया लूज़ किया वॉर। फिर अभी ये ख़त्म ही नहीं हुआ था, मतलब अभी जस्ट ख़त्म हुआ था 1965 में, फिर एक और वॉर पाकिस्तान से हो गया, वही रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट, जो अभी जो मूवी आई है वो वही वाला ये वॉर है। 1965 में एक और वॉर हुआ, उसमें इंडिया मतलब इंडिया जीता, और इन बिटवीन यहीं पे क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था 1963-64 में। तो ये बिल्कुल क्राइसिस का दौर था ये वाला। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको जो प्लान जब हम करते हैं प्लानिंग, तो उसके लिए बहुत
पूरा इकोनॉमी मतलब मनी चाहिए, वेल्थ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। कोई भी टारगेटेड जब प्लान करते हैं तो उसमें पूरा पैसा डालना होता है। तो जब इतना ये लॉस हुआ कि हमने प्लानिंग कुछ समय के लिए छोड़ दिया, उस टाइम को कहते हैं फर्स्ट हॉलीडे प्लान। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 63 से 65 के बीच में कोई प्लान नहीं किया, और फिर ये ठीक है बाद में करेंगे क्लास।